हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज से हम स्टार्ट करेंगे पावर सिस्टम की जर्नी को। और पावर सिस्टम जो जेई लेवल के एग्जाम्स जितने भी होते हैं उस हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तो हम मशीन के बारे में बोलते हैं कि वो दिल है। पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो हार्ट होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन। बट पावर सिस्टम पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है, पूरा का पूरा शरीर होता है। क्योंकि पावर, इसके सब्जेक्ट का नाम ही क्या है, पावर सिस्टम, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं। इसी में इलेक्ट्रिकल मशीन की भी बात होगी, इसमें ट्रांसफार्मर की भी बात होगी, इसमें सिंक्रोनस मशीन की भी बात होगी, इंडक्शन की भी बात होगी। और इसके अलावा बहुत सारे जितने भी जो आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जहाँ से जनरेट हो रही है और जहाँ तक जा रही है, एक कंप्लीट जर्नी हम इस सब्जेक्ट में फॉलो अप करते हैं। तो जिसका नाम क्या है, पावर सिस्टम। तो आज से आपका आरआरबी जेई जो सीबीटी 2 का जो टेक्निकल पोर्शन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, एसएससी जेई का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और जितने भी आपके स्टेट जेई के एग्जाम्स होते हैं वहां सब जगह पे पावर सिस्टम से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। इससे पहले मैंने गेट एग्जामिनेशन के लिए अलग से पावर सिस्टम आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे तरीके से, बट वहां पर फोकस हमारा गेट ओरिएंटेड था। बट इस सब्जेक्ट का फोकस पूरा का पूरा जेई लेवल के एग्जाम्स के हिसाब से रहेगा। तो जितने भी एस्पिरेंट ऐसे हैं जो जेई लेवल के हिसाब से इस पावर सिस्टम को तैयार करना चाहते हैं तो YouTube पे कुछ डेमो वीडियोस आएंगे, उसके बाद आपको पेड कोर्स में जाना है जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे, वहां पर इस कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं पावर सिस्टम को। बाकी आप बहुत कुछ जानते होंगे इस सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि जेई लेवल के जितने भी एग्जाम में अपियर होने वाले स्टूडेंट होते हैं ज्यादातर लोगों का इंजीनियरिंग अपना ग्रेजुएशन खत्म हो चुका रहता है। इस वजह से बहुत कुछ वो जानते हैं बट टुकड़े टुकड़े में जानते हैं। बट मैं यहां पर आपको एकदम जीरो मान के पढ़ाऊंगा। मुझे ये नहीं, प्री एजम्पशन नहीं लूंगा कि किसी स्टूडेंट को आता है तो चलो मैं ये आगे बढ़ जाता हूं। नहीं, मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। जितनी जहां पर डेप्थ की जरूरत होगी उतनी ही दूंगा। अननेसेसरी की बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें एग्जामिनेशन में नंबर लाना है। और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीकों को हमें टैकल करना है, बहुत पीएचडी लेवल पे भी नहीं जाएंगे, बहुत ही ऊपरी सतह से भी नहीं जाएंगे। किस टॉपिक की कैसी डिमांड है उस हिसाब से हम चीजें करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर सिस्टम। तो पावर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि जनरेटिंग स्टेशन से शुरू होता है और आपके लोड तक जाता है। तो यहां पर देखिए क्या होता है, सबसे पहले एक जनरेटर होता है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का जन्म हो रहा है, जनरेशन। ठीक है, जनरेशन, या फिर हम बोलते हैं जनरेटिंग स्टेशंस बोल देते हैं, जनरेटिंग स्टेशंस, है ना। अब ये देखिए जनरेशन के अलग अलग पार्ट है भाई। आप इलेक्ट्रिसिटी कैसे कैसे जनरेट कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। अभी मैं आने वाले टॉपिक्स में यहीं से स्टार्ट करूंगा। तो आपको सिलेबस बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पावर सिस्टम के बारे में बताता हूं, उसके बाद मैं लाइन से एकदम सिलेबस बताऊंगा किस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि सिस्टम कैसे एग्जिस्टेंस में आया और इसका पूरा एम क्या है। तो जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का जन्म होता है उसको हम बोलते हैं जनरेटिंग प्लांट। अब ये प्लांट अलग अलग होते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, कोल बेस्ड होते हैं, स्टीम बेस्ड होते हैं, तो उनको हम थर्मल पावर स्टेशन बोल देते हैं। पानी से बिजली हम तैयार कर रहे हैं तो उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बोल देते हैं, है ना, हाइडल पावर स्टेशन बोल देते हैं। अगर हम यूरेनियम से कर रहे हैं अगर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट बोल देते हैं, है ना। गैस से कर रहे हैं तो गैस पावर प्लांट बोल देंगे। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं भाई, सनलाइट की हेल्प से अगर हम लोग सोलर प्लांट लगा रहे हैं तो उसको हम बोल देंगे सोलर प्लांट। विंड एनर्जी, है ना, टाइडल हो गया, एमएचडी हो गया, बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं, है ना, जियोथर्मल हो गया, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को जन्म देते हैं या जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के बाद क्या किस्सा होता है, इलेक्ट्रिसिटी एक बार जनरेट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के बाद हम प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात कर रहे हैं। ज्यादातर ये जो जनरेशन होता है वो 11 किलो वोल्ट से लगा के 25 किलो वोल्ट के आसपास होता है। और जनरली इंडिया में मैक्सिमम जो पावर स्टेशन होते हैं वो 11 से लगा के 15, कोई 15.75 होगा, कोई 15 होगा, मतलब इस तरीके से 11, 12, 13 के आसपास की ही रेंज रहती है। बट हम लोग ओवरऑल हम ये बोल देते हैं कि भाई 11 से लगा के 25 किलो वोल्ट, कभी कभी 30 किलो वोल्ट तक हम जा रहे हैं कि भाई जितना अच्छे से जनरेट कर सके। बट इससे ऊपर हमारी लिमिटेशंस आ जाती है कि जनरेशन उससे ऊपर नहीं कर सकते हम लोग। यहां पर सिंक्रोनस जनरेटर होता है। अगर बात करें जो बड़े पावर प्लांट की बात करें तो जनरेटर होता है, बाकी तो अलग अलग जैसा जैसा होगा जनरेशन उसके हिसाब से चीजें होगी। चलिए, जनरेशन होने के बाद हम क्या करेंगे, इसका घर पे तो रख के अचार नहीं डालना है भाई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी है, क्योंकि यहां जो सिस्टम में लोग लगे हुए हैं इनकी सैलरी भी तो देना है, एक सिस्टम चलाना है हमें, तो पैसा देना है, यहाँ पे सैलरी देना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम जनरेट कर रहे हैं उसको हम सेल करेंगे।
सेल किसको करेंगे? जो हमारे कस्टमर होंगे। तो लोड सेंटर तक हमें इसको पहुंचाना रहेगा, लोड सेंटर तक हमें पहुंचाना रहेगा। बट ये जर्नी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्टेप अप करना पड़ेगा। यहां पर सपोज करो मैंने 11 किलो वोल्ट पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया, तो अब हमें मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको स्टेप अप करना पड़ेगा, हायर वोल्टेज पे ले जाना पड़ेगा। हायर वोल्टेज पे ले जाने का क्या फायदा है कि अगर मैं जितने हायर वोल्टेज से ट्रांसमिट करूंगा अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो मुझे ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ेगा, मुझे लॉस कम पड़ेंगे। क्यों? उसका थोड़ा सा टेक्निकल रीजन अभी आपको बता देता हूं। ज्यादातर लोग जानते होंगे कि पावर ट्रांसफर इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर। अगर मैंने 2 गुना वोल्टेज बढ़ा दिया तो पावर 4 गुना ट्रांसफर होता है। तो इसीलिए मैं जितना ज्यादा हाई वोल्टेज पे ट्रांसफर करूंगा तो उतना ज्यादा हमारा पावर ट्रांसफर होगा। और जो लॉस होता है, पावर लॉस, वो क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर लॉस, है ना, आई स्क्वायर आर लॉस करंट के। तो वोल्टेज हाई है तो करंट डाउन हो जाएगा, करंट डाउन हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? लॉस भी कम होगा, लॉस कम होगा। वोल्टेज ज्यादा है दैट मीन्स के करंट हमें कम ट्रेवल कराना पड़ेगा। कम अगर करंट पे हम लोग अगर ले जाएंगे तो जो कंडक्टर है हमारे, भाई जो वायर लगे हैं, जो ट्रांसमिशन लाइन के वायर है, कंडक्टर है, उसका साइज भी तो रिड्यूस होगा, क्योंकि कंडक्टर का साइज डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट का करंट हैंडल कर रहा है। तो अगर करंट डाउन होगा, वोल्टेज हाई होगा, तो हमें कंडक्टर का साइज भी कम यूज करना पड़ेगा। मतलब इन शॉर्ट ये माने कि हायर वोल्टेज पे अगर हम पावर ट्रांसफर करते हैं तो वो हमें इकोनॉमिकल पड़ता है, पैसा कम लगता है। समझ में आया? क्योंकि देखिए कोई भी चीज बनती है दुनिया, देश दुनिया में कुछ भी चीज हुई है जो आप सुन भी रहे हैं, तो इससे भी आपका एक रेवेन्यू का मॉडल बना हुआ है। क्यों? क्योंकि भाई आप सुनेंगे, हम आपको सेवा इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो टीम है उसकी हम सैलरी देना है, मुझे मेरी सैलरी लेना है। तो वो कहां से आएगी? मैं आपको सर्विस दे रहा हूं तो इसके एवज में मुझे कुछ ना कुछ तो आपसे लेना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हम लोग एप्लीकेशन पे जाके पेड कोर्स चलाते हैं, है ना, ताकि आप वहां पे करते सिस्टम भी चले और आपको एक अच्छी सर्विस मिले, एक अच्छा एजुकेशन मिले जो आपके करियर में आगे ले जाए। सिमिलरली कोई पावर सिस्टम भी है, पावर प्लांट भी है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन से आपको घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी कोई दे रहा है तो उसका आप क्या करते हो? उस सर्विस का बिजली का बिल पे करते हैं। इसलिए एनर्जी मीटर लगा है आपके घरों में, वो एनर्जी मीटर से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है वो कहां से आ रही है? जनरेटिंग प्लांट से। तो कई सारे लोगों का रोजगार जुड़ा है ना। तो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं। तो चलिए हमने क्या किया, यहां पर हम इस एनर्जी को क्या करेंगे, सॉरी, ये जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ है 11 किलो वोल्ट पे, इसको हम स्टेप अप करेंगे। क्या करेंगे? स्टेप अप कर देंगे। स्टेप अप किससे करेंगे? स्टेप अप ट्रांसफार्मर से करेंगे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर से हम क्या करेंगे? 11 किलो वोल्ट की एनर्जी को हम 400 किलो वोल्ट तक ले जा सकते हैं। इससे बियॉन्ड भी ले जा सकते हैं, है ना, 765 तक भी ले जा सकते हैं। मैं आपको अलग अलग तरीके के बताऊंगा, बट नॉर्मली जो 70-80% जो जनरली यूज होता है वो 400 किलो वोल्ट होता है। फिर हम धीरे 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 अलग अलग ट्रांसमिशन और बहुत सारे फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते जाएंगे लगाते जाएंगे लगाते जाएंगे, और फाइनली हम कहां पे पहुंचेंगे? यहां पर हमारे लोड सेंटर पे पहुंचेंगे। अब लोड भी अलग अलग हो सकते हैं, डोमेस्टिक लोड हो सकता है, कमर्शियल हो सकता है, इंडस्ट्रियल लोड हो सकता है। किसी को, जैसे आप घर में, आपके घर में क्या आ रहा है? 230 वोल्ट आ रहा, सर हमारे पास तो सिंगल फेस है ना। किसी के पास 3 फेस होगा तो 3 फेस 440 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, 440 वोल्ट का झटका, है ना, आ जाएगा आपके घर में। 3 फेस होगा तो सिंगल फेस 3 फेस। कोई बोलेगा सर मैं तो इंडस्ट्री यूज करता हूं तो उसको 11 किलो वोल्ट पे सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। कोई बहुत बोलेगा मतलब बहुत बड़ी इंडस्ट्री मुझे चाहिए तो भाई 33 किलो वोल्ट की जरूरत पड़ेगी, है ना। जनरली जिस इंडस्ट्री को 33 किलो वोल्ट की जरूरत पड़ती है वो कई बार वो इंडस्ट्री खुद का छोटा सा पावर प्लांट लगा लेती है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है ना। तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हो सकते हैं, अलग अलग आपके लोड हो सकते हैं। इसमें डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोड हो सकते हैं, उनको सप्लाई जाती है। तो हम बोलेंगे क्या कि भाई एक जो सिस्टम है जहां से द सिस्टम विच इज एग्जिस्टिंग बिटवीन जनरेटिंग स्टेशन टू द मेन लोड सेंटर, दैट इज कॉल्ड पावर सिस्टम। इस पावर सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं? भाई जनरेटर हो सकता है, ट्रांसफार्मर हो सकता है, ट्रांसमिशन लाइन हो सकता है, और लोड जो कि इंडक्शन मशीन, क्योंकि ज्यादातर 85% जो लोड होता है वो आपका इंडक्शन मोटर वाला ही लोड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा पावर सिस्टम वर्क करता है। अब हमें क्या करना है? हमें इस पूरे पावर सिस्टम को एनालाइज करना है। देखिए सिंक्रोनस जनरेटर मतलब सिंक्रोनस मोटर हम लोग तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल मशीन में पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। अब क्या होगा, इसके पीछे की हिस्सा देखेंगे कि भाई जनरेशन हो रहा है ये किस किस तरीके से हो रहा है, तो हम लोग पावर प्लांट्स पढ़ेंगे।
सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, पावर प्लांट्स कि भाई कहाँ कहाँ से कौन कौन से प्लांट से कौन कौन सी एनर्जी होती है, जिसमें मेजरली बहुत डेप्थ में हम 3 ही प्लांट पढ़ते हैं, थर्मल पावर स्टेशन, हाइड्रो पावर स्टेशन और न्यूक्लियर पावर स्टेशन। बाकी सोलर, विंड और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपसे नहीं पूछी जाती है, आपको सिंपल, और वो इतना जनरल नॉलेज तो आपको भी होता है विंड और सोलर का, है ना। मेन डेप्थ होती है आपकी कि भाई थर्मल पावर स्टेशन में छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछी जाती है, हाइडल में पूछी जाती है ना। तो वो सारा का सारा हम पढ़ेंगे। टरबाइंस कौन सी यूज़ की जाती है वो सब आपसे पूछा जाता है। कोल हैंडलिंग प्लांट का काम क्या है, कोल का टाइप क्या होता है, वो सारा सारा हम लोग इधर की, यूरेनियम कौन से टाइप का होता है, हाइडल पावर स्टेशन पेनस्टॉक का क्या काम है, तो ये सारा का सारा चीज़ हम यहाँ पे जनरेटिंग प्लांट्स में पढ़ेंगे। प्लांट्स होने के बाद फिर हम ट्रांसमिशन में जाएंगे, फिर इनके प्रोटेक्टिव यूनिट्स होते हैं, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन होते हैं, उनको पढ़ेंगे। लोड साइड में हम लोग देखेंगे भाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे होता है, अलग अलग अंडरग्राउंड केबल कैसे वर्क करती है, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे। कोई फॉल्ट हुआ तो फॉल्ट एनालिसिस क्या होगा। हालांकि एईजे में स्टेबिलिटी एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, बट वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। गेट में जरूर स्टेबिलिटी से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, बट यहां पर स्टेबिलिटी एक सब्जेक्ट नहीं है, जो टॉपिक है, सब टॉपिक वो आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा एक मोटा मोटी मैंने आपको पावर सिस्टम की एक जर्नी बताई। तो कोई पूछे कि व्हाट इज पावर सिस्टम, तो आप क्या बोलेंगे, द सिस्टम विच इज एग्जिस्टिंग बिटवीन जनरेटिंग प्लांट टू द मेन लोड सेंटर, दैट इज कॉल्ड पावर सिस्टम। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस ये है कि पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। देखिए जो गेट का सिलेबस है और जेई का सिलेबस है बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट चलता है, क्योंकि यहां पर पूछने के तरीके लगे, वहां जनरेशन हम पढ़ते ही नहीं है। जनरेटिंग पावर प्लांट मैंने नहीं पढ़ा है कि भाई पढ़ लेना, चलो कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ पे नहीं आते। बट यहाँ पर जो पहला टॉपिक है जनरेशंस एंड इट्स इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, वहाँ पर हम देखेंगे डाइवर्सिटी फैक्टर, लोड फैक्टर, अलग अलग डिमांड फैक्टर, बहुत सारे इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स वाले जो पॉइंट्स है सारे के सारे देखेंगे। साथ में सारे के सारे जो जनरेटिंग प्लांट्स होते हैं उनके बारे में देखेंगे, उनकी डिटेलिंग को देखेंगे। तो ये वाला जो पहला टॉपिक है इससे भर भर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जेईई लेवल के एग्जाम्स में। दूसरा आप टॉपिक पढ़ेंगे हम ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर की। जो ट्रांसमिशन है उस लाइन में क्या होगा, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ये 3 फैक्टर वर्क करते हैं। इन 3 फैक्टर के ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के, भाई डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। सप्लाई सिस्टम देखेंगे कि भाई आपने इलेक्ट्रिसिटी लिया है, मेन लोड सेंटर तक आए, अब यहाँ पर आपको इंडिविजुअल कस्टमर्स को देना है, तो वो पूरा का पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है, वो आपसे पूछा जाता है, उसको पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट अंडरग्राउंड केबल्स, इंसुलेटर्स एंड मैकेनिकल डिजाइन। मैकेनिकल डिजाइन में हम ये पोल वगैरह के जो डिजाइन है ये भी हम लोग देखेंगे, उसके अंदर उनके किस तरीके से आपसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। उसमें इंसुलेटर कितने टाइप के होते हैं, पिन टाइप के, सस्पेंशन टाइप के, शेकल है ना, ये सारे के सारे इंसुलेटर्स इसमें हम लोग देखेंगे किससे बने रहते हैं इंसुलेटर्स, वो देखेंगे। उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स देखेंगे। अंडरग्राउंड केबल से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अंडरग्राउंड केबल में क्या होता है कि केबल की बहुत सारी जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है कि भाई कोर होता है, उसके ऊपर शीट होती है, उसके बाद जो सारी की सारी लेयर्स होती है उनके ऊपर केबल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद फॉल्ट एनालिसिस। देखिए फॉल्ट एनालिसिस बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, जितना गेट में फॉल्ट पढ़ते हैं ना उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, बहुत इंट्रोडक्टरी लेवल पे ही फॉल्ट एनालिसिस पढ़ना है। फॉल्ट एनालिसिस भी इन लोगों ने सिलेबस में इसलिए रख दिया कि भाई फॉल्ट आएगा तभी तो प्रोटेक्टिव यूनिट सर्किट ब्रेकर वर्क करेगा, तो सर्किट ब्रेकर वर्क कराने के लिए फॉल्ट समझना जरूरी है, इस वजह से ये सिलेबस में रख दिया है। अदरवाइज तो इनका बस चलता था, फॉल्ट को भी हटा देते। देखिए क्या होता है ना, हमारे इंडियन एग्जाम्स में बहुत सारे सिलेबस आउटडेटेड हो चुके हैं, बट क्या करें अभी भी वही चला रहे, तो हमें एग्जाम में वही पढ़ के जाना है और एग्जाम निकालना है। तो फॉल्ट एनालिसिस को बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, बिल्कुल ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, क्योंकि स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन को समझने के लिए फॉल्ट का पता होना जरूरी है। ठीक है, चलिए उसके बाद कुछ मिसलेनियस पॉइंट होते हैं जिसमें टैरिफ भी हो गया, जो छोटे छोटे और कोई जो पॉइंट इनमें लाई अप नहीं करेंगे, तो वो सब मिसलेनियस टॉपिक में हम लोग कवर कर लेंगे। और इस तरीके से आपका एईजेई लेवल का पावर सिस्टम फिनिश हो जाएगा बेहतरीन तरीके से। हर एक टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे। हर एक टॉपिक के बाद में सारे एसएससी जेईई में पूछे गए क्वेश्चन, या आरआरबी जेईई में, या अदर स्टेट के जेईई में, या फिर अच्छे क्वेश्चन जो अपकमिंग एग्जाम्स में आ सकते हैं, सबको मैं मिक्स करके आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिनका पीडीएफ नोट्स आपको जी सेंटर कैप पे मिल जाएगा।